इस शहर में मेरी पोस्टिंग का आज पहला दिन था। अपने पिछले काम की तरह यहाँ भी मैं और बेहतर काम करना चाहती थी और शायद उसका मौका मुझे भगवान ने इस शहर में आते ही दे दिया। जैसे ही मैं पहले दिन अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए गई तो मेरे सीनियर ने मुझे एक बहुत बड़े केस की जिम्मेदारी सौंप दी। उन्होंने कहा कि कुछ भी करके मुझे इस केस की गुत्थी को पूरी तरह से सुलझा देना है और गुनाहगार को सजा भी दिलवानी है। हालांकि केस कोई खास पेचीदा नहीं था। मैं तुरंत ही बाकी के पुलिस वालों के साथ घटना स्थल पर पहुंची। दरअसल यह केस एक करोड़पति आदमी की अंधी बेटी का था। उस आदमी का देहांत तो आज से 5 साल पहले हो चुका था और उसकी एक लौती अंधी बेटी थी जो कि अकेले ही करोड़ों की मालकिन थी। इसके साथ में ही एक और आदमी मरा हुआ पाया गया जो उसका पति था, जिससे पहली नजर में तो यही साबित हो रहा था कि घर में डकैती पड़ी होगी, जिस वजह से उन चोरों ने लूटपाट करने के बाद जरूर इन दोनों पति पत्नी को मारकर टांग दिया होगा। जैसे ही मैं उस लड़की के बंगले पर पहुंची तो वहां पर काफी भीड़ जमा थी। हमने वहां से सारी भीड़ को हटाया। फिर मैं उस कमरे में पहुंची तो सामने का नजारा देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। अभी भी वो लड़की और वो आदमी कमरे में लगी रॉड से झूल रहे थे। मैंने कांस्टेबल को उनकी लाशों को नीचे उतारने का आदेश दिया। हमारे साथ मेडिकल की टीम भी आई हुई थी। उन लोगों ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। मैं भी चारों तरफ जांच पड़ताल कर रही थी कि तभी बाहर मैंने एक आदमी को 2-4 लोगों से घिरे हुए देखा जो कि बहुत जोर जोर से रो रहा था। मैंने जूनियर इंस्पेक्टर से पूछा कि यह आदमी कौन है तो उसने बताया कि यह आदमी इस लड़की का पति है। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए थे क्योंकि मैं तो अब तक इस लड़की के साथ लटके हुए आदमी को ही इसका पति समझ रही थी। मैंने कहा कि अगर ये इसका पति है तो फिर ये आदमी कौन है, लेकिन इसका जवाब इंस्पेक्टर के पास नहीं था। मैं तुरंत ही उस लड़की के पति के पास पहुंची। वो मेरे सामने भी फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उससे पूछा कि आपकी पत्नी के साथ मरने वाले व्यक्ति की पहचान क्या है, तो उस आदमी ने बताया कि वो मेरा दोस्त था। उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं अजीब तरह से उलझ गई थी कि भला उस लड़की के साथ इस आदमी का दोस्त यहाँ पर क्या कर रहा था। मैंने उस आदमी से उसका नाम पूछा। उसने मुझे अपना नाम विवेक बताया और अपनी मरी हुई पत्नी का नाम अंजू और अपने दोस्त का नाम राजेश। मैंने उससे पूछा कि आपका दोस्त आपके घर पर क्या कर रहा था, तो विवेक ने कहा कि दरअसल राजेश मेरे ऑफिस में काम करता था। ऑफिस का काम कई बार वो बहुत ज्यादा हो जाता था जिसे वो घर आकर भी देखा करता था और इसीलिए उसका अक्सर मेरे घर पर आना जाना बना रहता था। मैंने कहा कि और जिस वक्त ये घटना हुई आप तब कहाँ थे, तो विवेक ने बताया कि वो उस वक्त अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया हुआ था। विवेक ने बताया कि उसकी शादी अंजू से आज से लगभग 6 साल पहले हुई है। उसके ससुर के देहांत के बाद इस पूरे बिजनेस को उसने ही अकेले संभाला हुआ था। उनके अब तक कोई भी औलाद नहीं हुई थी। विवेक ने बताया कि अंजू अपने पास कोई फोन भी नहीं रखती थी क्योंकि वो घर पर ही रहती थी और घर पर उसके इस्तेमाल के लिए लैंडलाइन लगा हुआ है। मैंने पूछा आपके घर में लगभग कितने नौकर हैं, तो विवेक ने बताया कि उसके घर में सिर्फ 2 ही नौकर हैं जो कि सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं, लेकिन उनमें से एक नौकर पिछले हफ्ते से गांव गया हुआ है क्योंकि उसकी पत्नी की डिलीवरी थी, इसलिए फिलहाल बंगले में सिर्फ एक ही नौकर था। जब मैंने विवेक से बंगले में लगे सीसीटीवी कैमरास के बारे में पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया कि उसके बंगले में कहीं पर भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे हुए हैं। लेकिन मुझे ये बात बहुत अजीब लगी थी क्योंकि इतने बड़े करोड़पति इंसान का बंगला और वहां पर आज के टाइम पर सीसीटीवी ना लगा हुआ हो, ये तो बड़ी ही अजीब बात थी। इस पर विवेक ने कहा कि दरअसल ये सारी प्रॉपर्टी अंजू की थी और बिजनेस से लेकर घर में सारा हुक्म अंजू के हिसाब से ही चलता था और उसे घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाना पसंद नहीं थे। इसीलिए हमारे यहाँ कभी भी कैमरा लगाए ही नहीं गए और मैंने भी कभी उसे इस बात के लिए मजबूर नहीं किया। मैंने विवेक से पूछा कि आपको कुछ अंदाजा है कि लगभग कितने लाख रुपए तक की चोरी हुई होगी, तो विवेक ने बताया कि वो लोग लगभग अंजू के सारे ही गहने लेकर गए हैं। घर में 5 लाख रुपए कैश भी रखा था, वो भी अपने साथ ले गए हैं। विवेक ने कहा कि वो सुबह 5 बजे जब अपने दोस्त की पार्टी से घर लौटे
उस वक्त उसने पार्टी में दोस्तों के कहने पर कुछ ज्यादा ही पी ली थी और अंजू को उसका पीना पसंद नहीं था। इसलिए उसने सोचा कि इस वक्त वो तो सो रही होगी, अगर वो उसके पास कमरे में जाएगा तो हो सकता है उसकी आंख खुल जाए और वो अगर उसे शराब के नशे में देखेगी तो बहुत गुस्सा करेगी। इसीलिए विवेक नीचे गेस्ट रूम में ही सो गया। सुबह लगभग 8 बजे उसकी आंख खुली। तब वो फ्रेश होकर बेडरूम में गया और वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ चुके थे। हमने जब वहां पर मौजूद नौकर से पूछताछ की तो उसने भी हमें वही बात बताई जो विवेक ने कही थी। उसने कहा कि मुझे साहब के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और जब मैं कमरे में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने नौकर रामू से पूछा कि राजेश किस वक्त घर आया था, तो उसने बताया कि लगभग 10 बजे के आसपास वो आए थे। मैंने कहा कि और वो वापस नहीं गया, तो इस पर तुम्हें अजीब नहीं लगा कि तुम जाकर देखो कि आखिर मेम साहब ठीक हैं या नहीं। इस पर नौकर कहने लगा कि राजेश जी तो ऑफिस के काम से रोज ही आते थे और काफी देर रात तक घर वापस जाया करते थे, इसीलिए मैंने इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि ये तो उनका रोज का ही काम है। मैंने पूछा कि तुमने किसी भी तरह की चीखने चिल्लाने की कोई आवाज नहीं सुनी, तो कहने लगा कि मैंने कोई भी आवाज नहीं सुनी थी। अगर सुनी होती तो मैं जरूर पुलिस को तुरंत ही खबर करता। लेकिन मुझे तो तब पता चला जब मैंने सुबह विवेक साहब के चिल्लाने की आवाज सुनी। तब तक तो मुझे यही लग रहा था कि मेम साहब अपने रूम में सो रही हैं और विवेक साहब नीचे गेस्ट रूम में। उन लोगों के बयान दर्ज करने के बाद अंजू और राजेश की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। लेकिन ये बड़ी ही अजीब बात थी कि घर में इतना बड़ा कांड हो गया और नौकर को कानो कान खबर तक नहीं हुई। मुझे विवेक पर भी शक था, इसीलिए मैंने नौकर को अलग से ले जाकर उससे थोड़ा सख्ती से पूछा कि विवेक क्या सच में सुबह 5 बजे ही लौट कर आया था। तो नौकर ने कहा कि हाँ, साहब मेरे सामने ही 5 बजे पार्टी से लौट कर आए थे और उस वक्त वो नशे में डूबे हुए थे। मैं ही उन्हें खुद सहारा देकर गेस्ट रूम तक लेकर गया था, क्योंकि उनसे तो चला भी नहीं जा रहा था। नौकर की गवाही से ये बात तो साबित हो गई थी कि इस केस में विवेक का कोई हाथ नहीं है, तो शायद ये एक डकैती का ही केस था। जूनियर इंस्पेक्टर ने आकर बताया कि चोर खिड़की के रास्ते से अंदर घुसे थे, क्योंकि खिड़की खुली हुई थी। हो सकता है वो यहाँ से अंदर आए हों और अंजू को तो दिखाई देता ही नहीं था, तो इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं चला और उन लोगों ने तुरंत ही अंजू पर हमला कर दिया कि उसे चीखने चिल्लाने का मौका भी नहीं मिला। और फिर उसी दौरान हो सकता है राजेश ने कुछ आवाज़ सुनी हो और जब वो इस तरफ आया हो तो उन लोगों ने राजेश पर भी हमला कर दिया। वो संख्या में 2 से 4 भी हो सकते हैं, इसीलिए अकेला राजेश उनसे मुकाबला नहीं कर पाया और वो मदद के लिए भी किसी को पुकार नहीं सका। अब तक जो भी बातें निकलकर सामने आई थीं, उन सबको दर्ज कर लिया गया था, क्योंकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट का मुझे इंतज़ार था। सबको लग रहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो भी बातें अब तक निकल कर आई हैं, उन पर बस सिर्फ मोहर लग जाएगी। बाकी इधर उन डकैतों की खोजबीन पुलिस तेजी से कर रही थी। एक बार वो जैसे ही हाथ आ जाते तो उन्हें उनके किए की सजा जरूर दिलाई जाएगी। लेकिन लगभग 5 दिन के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे हाथ आई तो हम सबके होश उड़ चुके थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस पूरे केस का रुख ही पलट कर रख देगी। मैंने जब रिपोर्ट की बात अपने सीनियर इंस्पेक्टर को बताई तो वो भी दंग रह गए। दरअसल अंजू की मौत से पहले राजेश की मौत हुई थी। हैरान करने वाली बात ये नहीं थी कि राजेश की मौत पहले हुई थी, बल्कि हैरानी की बात ये थी कि राजेश को पहले नींद की गोली दी गई थी और जब वो गहरी नींद में सो गया तो उसे उसी हालत में जिंदा लटका दिया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। जिससे ये तो क्लियर हो गया था कि राजेश की जान ली गई थी, लेकिन अंजू के बारे में निकल कर आया कि उसने खुद को इस जीवन से आज़ाद किया था और उसकी मौत भी राजेश के बाद हुई थी। अब यहाँ पर यही बात निकल कर आई थी कि अंजू ने ही राजेश को मारा था और उसके बाद खुद के साथ ये सब किया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर अंजू ने ऐसा क्यों किया और वो अकेले इतने भारी भरकम आदमी को खुद से कैसे लटका सकती थी। ये तो उसके लिए नामुमकिन ही था, क्योंकि एक तो वो राजेश की तुलना में काफ़ी दुबली पतली थी, दूसरा वो एक अंधी लड़की थी।
एक अंधी लड़की किसी के साथ अकेले तो ऐसा नहीं कर सकती। इस केस ने पूरी तरह से हम लोगों के होश उड़ाकर रखे हुए थे। इधर विवेक की जो चोरी वाली थ्योरी थी, अब उस पर हमें शक होने लगा था। हमने विवेक को पूछताछ के लिए बुलाया और उसे पूरी सच्चाई बताई तो वो भी दंग रह गया था। वो कहने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, भला मेरी पत्नी राजेश के साथ ऐसा क्यों करेगी और वो अपनी जान क्यों लेगी, ये तो हो ही नहीं सकता। हमने कहा कि आपके ऐसा कहने से इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर आया है। इसका मतलब ये है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी जो चोरी वाली थ्योरी है वो पूरी तरह से झूठी है। विवेक ने कहा कि भला मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि मैं सुबह 5 बजे नशे की हालत में घर लौटा था और मैंने जिस हाल में उन दोनों को देखा, तुरंत ही नौकर को बुलाया था। उसने भी अपनी आंखों से सब कुछ देखा और फिर हमने तुरंत ही पुलिस में खबर की। मैंने विवेक से कहा कि क्या आपकी पत्नी और राजेश के बीच में कोई और भी रिश्ता था। इस बात पर विवेक बुरी तरह से बौखला गया और चिल्लाने लगा। कहने लगा, मेरी पत्नी सीधी सादी थी, आप उसके चरित्र पर सवाल नहीं खड़े कर सकती। आप लोगों को अगर अपराधी नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप केस को सॉल्व करने के लिए सारा इल्जाम मेरी मरी हुई पत्नी पर ही डाल दें। वो बिल्कुल पवित्र थी और मेरा दोस्त राजेश भी मेरा सच्चा दोस्त था। विवेक उस वक्त बहुत गुस्से में था, इसीलिए हमने उसे घर भेज दिया। लेकिन अब ये मामला बहुत उलझ गया था। अब कई तरह के सवाल हमारे दिमाग में आ रहे थे। सबसे पहले ये कि हो सकता है अंजू और राजेश के बीच में कोई रिश्ता हो जिस वजह से अंजू किसी गिल्ट में जी रही हो, या फिर कोई ऐसी बात जिसमें राजेश का दोष निकला हो और इसीलिए अंजू ने खुद को और उसे दोनों को ही जीवन से आज़ाद कर दिया। लेकिन अब दूसरी बात ये थी कि तो फिर घर में जो इतने रुपए पैसों की चोरी हुई थी वो किसने की, क्योंकि विवेक तो सुबह के 5 बजे लौटा था। विवेक अपने जिस दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया था, हम लोगों ने वहां भी जाकर पूछताछ की थी और उस पार्टी में मौजूद जितने भी लोग थे उनसे जब हमने सवाल जवाब किए तो सबने यही कहा कि विवेक रात को 8 से लेकर सुबह के लगभग 4:30 बजे तक उस पार्टी में ही रहा था। वो एक पल के लिए भी कहीं भी नहीं गया था। विवेक के दोस्त के घर में सीसीटीवी कैमरा लगे थे, जिनको जब हमने अच्छे से खंगाला तो उसमें 8 बजे के आसपास विवेक अंदर जाता हुआ दिखा और सीधा सुबह 4:30 के आसपास ही अपने दोस्त के घर से बाहर आता हुआ दिख रहा था, जिससे ये तो साबित हो चुका था कि विवेक ने ये जुर्म नहीं किया है। तो फिर ये सब आखिर किसने किया? क्या ऐसा भी हो सकता है कि विवेक ने इस चोरी को अंजाम किसी और से दिलवाया हो? लेकिन भला जिस आदमी के पास पूरी करोड़ों की जायदाद अपनी मुट्ठी में हो, वो कुछ लाख रुपए और कुछ मामूली जेवरों की चोरी क्यों करवाएगा? ये तो मुमकिन ही नहीं था। इसलिए अब हमारा सीधा शक नौकर पर जाता है, क्योंकि हो सकता है उसने अंजू और राजेश को इस हालत में देख लिया हो और फिर उसने इस मौके का फायदा उठाया। उसने किसी को कोई जानकारी नहीं दी, बल्कि उसने घर में इस तरह से सारी चीजों को दिखाया कि जैसे चोरी हुई है और रुपए और गहनों पर हाथ साफ कर दिया। लेकिन अब ये सारी बातें फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो सकती थी। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि कहीं पर भी किसी तीसरे शख्स के फिंगरप्रिंट्स के निशान बिल्कुल भी नहीं मिले थे। इससे ये तो क्लियर होता था कि ये किसी बहुत बड़े प्रोफेशनल का काम था। विवेक के घर में काम करने वाले दूसरे नौकर रघु के गांव में जाकर भी हमने पूछताछ की तो ये बात भी सच पाई गई कि वो एक हफ्ते से अपनी पत्नी की डिलीवरी कराने के लिए अपने गांव आया हुआ था। हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। विवेक के बंगले के काफी दूर दूर के इलाके तक कोई घर नहीं बना हुआ था, इसीलिए आसपास की कोई ऐसा पड़ोसी नहीं था जो उनके घर में क्या एक्टिविटीज हो रही हैं इनके बारे में हमें कोई जानकारी दे सके। अब सीधा सीधा शक उस नौकर पर ही था जो उस वक्त घर में मौजूद था। लगभग एक हफ्ते के बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें ये तो साबित हो गया था कि घर में कोई भी नहीं घुसा है, बल्कि कोई घर का ही ऐसा इंसान इस सब में मौजूद है जिसने बचे कुचे सबूत को भी सफाई से साफ करने की कोशिश की है। बाहर से किसी के भी आने के निशान रिपोर्ट में नहीं आए थे। अब नौकर पर शक और ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। इससे पहले कि वो हमारी गिरफ्त से फरार हो जाता, हमने उसे तुरंत ही उठा लिया और जब उससे सख्ती से पूछताछ की
तब भी वो बस वही बातें दोहरा रहा था जो उसने पहले कही थी। वो रोते हुए कहने लगा, मेरी मालकिन बहुत अच्छी थी, वो बहुत दयालु थी। उनके मरने से आपको नहीं पता कि हम सबको कितना दुख है, और आप उनकी मौत का इल्ज़ाम हम पर ही लगा रही हैं। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन चोर नहीं। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी मालकिन के साथ जिसने भी ये सब किया है वो जालिम पकड़ा जाए और उसे कानून सख्त से सख्त सजा दे। मैंने रामू से कहा कि तुम्हारी मालकिन को मारने वाला और कोई नहीं, खुद तुम्हारी मालकिन थी। मेरी बात सुनकर रामू आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखने लगा। मैंने कहा, हाँ, राजेश को भी तुम्हारी मालकिन ने ही मारा था, और उसके बाद उसने खुद को इस दुनिया से आज़ाद कर दिया, और इस बात का तुमने फ़ायदा उठाया और पैसों पर हाथ साफ कर दिया। इस पर वो कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मालकिन तो बहुत ही खुशमिजाज थी। वो भले ही अंधी थी, लेकिन मैंने कभी भी उन्हें इस बात पर अफसोस करते हुए नहीं देखा। वो बहुत जिंदा दिल थी और दूसरों की खूब मदद करती थी और अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशी खुशी जीती थी। जो लड़की अपने जीवन में इतनी बड़ी कमी होने के बावजूद भी इतना हंसी खुशी रह रही थी, वो भला खुद के साथ ऐसा क्यों करेगी? और फिर वो राजेश को भी क्यों मारेगी? मैंने कहा कि इन सब सवालों के जवाब तो हमें भी चाहिए, लेकिन फिलहाल तुम सच बोलो, वरना हमें 3rd डिग्री इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो कहने लगा कि आप बाकी लोगों से पूछताछ क्यों नहीं करती? मैंने कहा कि मैं बाकी सबसे पूछताछ कर चुकी हूँ, लेकिन शक की सुई सीधा सिर्फ तुम पर ही घूमती है। इसके बाद रामू ने दबे जुबान से मुझे जो बात कही, उसे सुनकर मैं दंग रह गई। उसने कहा कि अब तक मुझे यही लग रहा था कि मेरी मालकिन के साथ ये सब किसी ने किया है और आप लोग तो उसे पकड़ ही लेंगे, लेकिन अब तो मुझे भी इस सवाल का जवाब जानना है कि मालकिन ने ऐसा क्यों किया। इसीलिए मैं आपको एक और आदमी का नाम बताता हूँ, आप उससे पूछताछ करिए। फिर उसने मुझे अंजू के बंगले के गार्ड के बारे में बताया, जिसका नाम रविंदर था। मैंने उससे कहा कि इस बारे में मुझे पहले तुमने या विवेक ने क्यों नहीं बताया। उसने तो यही कहा था कि घर में सिर्फ एक नौकर ही मौजूद था। इस पर रामू ने कहा कि मुझे रविंदर का नाम बताने के लिए साहब ने ही सख्ती से मना किया था, क्योंकि रविंदर काफ़ी टाइम डिप्रेशन में रहा था और इस वक्त भी उसका डिप्रेशन का ही इलाज चल रहा था। साहब ने मुझसे कहा कि अगर उसका नाम हमने लिया तो पुलिस खामखा उसे इस सब में घसीटेगी और उसे परेशान करेगी। वो बेचारा गरीब आदमी पहले से ही बहुत परेशान रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी मानसिक हालत और ज़्यादा खराब हो जाए। मुझे साहब की बात ठीक लगी थी और इसीलिए मैंने रविंदर का नाम नहीं बताया, क्योंकि मुझे भी यही लगा कि भला रविंदर का इस केस से कोई लेना देना तो होगा ही नहीं। लेकिन रविंदर घर का गार्ड था। घर में कौन कब आ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, इसकी सबसे ज़्यादा जानकारी उसे ही होती थी, क्योंकि वो मेन गेट पर बैठता था और वहाँ पर बैठकर पूरी रात जागता भी था। हमने रामू से रविंदर का पूरा एड्रेस लिया और उसे सख्त हिदायत दी कि उसे हमने पूछताछ के लिए बुलाया था। इस बारे में वो विवेक को कुछ भी नहीं बताए और जब तक ये जांच चल रही है वो शहर से कहीं बाहर भी नहीं जा सकता। इसके बाद हम सीधा रविंदर के घर पहुंचे और जब वहां से हमने रविंदर को उठाया तो ये बात तो सच निकली कि रविंदर का डिप्रेशन का इलाज चल रहा है और वो काफ़ी गरीब परिवार से आता है और अपने बीवी बच्चों और माँ का ख्याल रखने के लिए वो सिर्फ एक अकेला ही इंसान है। मैंने जब रविंदर से पूछताछ की तो उसने मुझे बताया कि उस रात तकरीबन 1 बजे के आसपास मेम साहब ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। राजेश जी उस वक्त बेहोशी की हालत में थे। फिर अंजू मेम साहब ने मुझसे कहा कि मैं उनकी मदद करूं राजेश को रस्सी से टांगने में। ये सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे, लेकिन अंजू मेम साहब ने मुझे ढेर सारे पैसे दिए और कहा कि इस सब में तुम पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं आएगा, क्योंकि मैं ये इल्ज़ाम खुद अपने सर पर ले लूँगी। उस वक्त मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी और बस उस लालच ने मुझसे ये सब करवा दिया। मैंने उनकी मदद कर दी और फिर मैं चुपचाप वापस अपनी जगह पर आ गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंजू मेम साहब आगे अपने साथ भी क्या करने वाली हैं। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि अंजू ने राजेश के साथ ऐसा क्यों किया था? तो रविंदर ने रोते हुए कहा कि दरअसल अंजू मेम साहब विवेक साहब को धोखा दे रही थी। राजेश और अंजू मेम साहब के बीच में गलत रिश्ता था। मैंने पूछा कि तुम ये बात दावे के साथ कैसे कह सकते हो? क्या तुमने कभी उन दोनों को एक साथ
तो वो कहने लगा कि मैंने तो ऐसा कभी कुछ भी नहीं देखा था। लेकिन उस दिन जब विवेक साहब जी चिल्लाए और मैं भी दौड़कर कमरे में पहुंचा, तो मैंने अंजू मेम साहब को देखा और फिर मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गया और मैंने डर के मारे साहब को सब कुछ सच सच बता दिया कि ये सब करने में मैंने मेम साहब की मदद की थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो अपने साथ भी ऐसा कर लेंगी। इसके बाद साहब मुझ पर बहुत चिल्लाए। उन्होंने कहा कि तुमने पैसों के लालच में ये सब करके बहुत बड़ी गलती की। अगर अंजू ने तुमसे ऐसा कुछ करने को कहा भी था तो तुम्हें पहले मुझे बताना चाहिए था। फिर साहब ने हमें वहां से जाने को कह दिया। इसके बाद मैंने देखा कि साहब स्टोर रूम में गए थे। काफी देर के बाद जब वो वहां से बाहर आए तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि अब पुलिस केस होगा और इसमें अब तुम ही फंसोगे। ये सुनकर मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गया था। साहब ने कहा कि लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम बिना बात इस केस में फंसो, क्योंकि अगर तुम पुलिस के सामने आए तो वो तुमसे ये उगलवा ही लेगी कि अंजू ने ही तुमसे ये सब करवाया था। और फिर तो सीधा पुलिस इसका मतलब यही निकालेगी कि अंजू और राजेश के बीच में गलत रिश्ता था। मैं अपनी बीवी की बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं पुलिस को यही कहूंगा कि इस घटना के समय घर में सिर्फ एक नौकर ही मौजूद था। रामू को भी मैं अच्छे से समझा दूंगा कि वो तुम्हारा नाम ना ले। मैं भी इस झमेले में फंसना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने विवेक साहब की बात मानी और तुरंत ही वहां से निकल गया। मैंने रविंदर से कहा कि तुम्हारे विवेक साहब स्टोर रूम में क्यों गए थे। इस पर रविंदर ने कहा कि दरअसल विवेक साहब ने अंजू मैडम के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था, लेकिन उनको ये लगता था कि इस बात के बारे में किसी को नहीं पता है। पर एक दिन मैंने जब उनके कमरे की सफाई हो रही थी और उसमें रामू की मदद की, तब मैंने वो हिडन कैमरा देख लिया था, लेकिन मैंने इस बारे में कभी किसी को नहीं बताया। मैंने सोचा कि ये उनके खुद के घर का मामला है। विवेक साहब ने उस सीसीटीवी को देखने के लिए बड़ा सा टीवी स्टोर रूम में छुपाकर लगाया हुआ था। उस स्टोर रूम में बहुत कबाड़ भरा था और वहां कोई भी नहीं जाता, और अंजू मैडम तो अंधी थी, तो उन्हें तो वैसे भी ये सब कुछ पता चलना ही नहीं था। रविंद्र की इस बात ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया था। इसका मतलब विवेक हमसे झूठ बोल रहा था और उसने आखिर अपनी बीवी के बेडरूम में हिडन कैमरा क्यों लगाया हुआ था। हमने तुरंत ही जाकर विवेक को पकड़ा और उसे बता दिया कि रविंदर ने हमें सब कुछ बता दिया है। अब वो हमें सारी सच्चाई खुलकर बताए। हमारी पूरी बात सुनने के बाद विवेक फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, मैडम, मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए छुपाया क्योंकि मैं अपनी बीवी की बदनामी नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि दुनिया वाले मेरी बीवी को धोखेबाज कहें। मैंने उसके कमरे में इसलिए हिडन कैमरा लगाया था क्योंकि मुझे उस पर शक हो गया था कि उसके और राजेश के बीच में गलत रिश्ते हैं। मैंने विवेक से कहा कि लेकिन राजेश को काम पर तो तुमने ही रखा था ना, तो फिर अगर तुम्हें उस पर शक था तो तुम उसे काम से निकाल भी तो सकते थे। इस पर विवेक कहने लगा कि मैंने बहुत कोशिश की उसे काम से निकालने की, लेकिन अंजू ने मुझे सख्त हिदायत दी थी कि मैं अब राजेश को काम से नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये सारा कारोबार अंजू के ही नाम पर था। तो इसीलिए मैं उसकी किसी भी बात के खिलाफ नहीं जा सकता था। मैं दिन रात अंदर ही अंदर घुटता रहता था। मैंने जब उसे इस बात की शिकायत की थी तो उसने मुझसे ये कहा कि मैं उस पर बेबुनियादी इल्जाम लगा रहा हूँ, और इसीलिए मैंने फिर उसके कमरे में हिडन कैमरा लगा दिया था ताकि मैं उसकी करतूत उसके सामने लेकर आऊं। मैंने कहा कि अगर ऐसा था कि अंजू राजेश से प्यार करती थी तो फिर उसने उसे मारा क्यों। इस पर विवेक ने कहा कि क्योंकि राजेश उसे भी धोखा दे रहा था। वो सिर्फ उसके साथ दौलत के लिए अपना रिश्ता जोड़े था, बाकी वो उसके साथ धोखेबाजी कर रहा था, और ये बात अंजू को पता चल गई होगी और फिर इसीलिए उसने राजेश को खत्म कर दिया। और वो खुद भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाई कि जिस आदमी के लिए उसने अपने पति को धोखा दिया, उसी आदमी ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। इसीलिए इस गिल्ट के साथ अंजू जी नहीं पाई और उसने खुद को इस दुनिया से आजाद कर दिया। विवेक की पूरी बात सुनने के बाद मुझे उसकी थ्योरी कहीं न कहीं ठीक लग रही थी, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ ऐसा था जो बार बार दिमाग में खटक रहा था, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही था कि अंजू ने विवेक से लव मैरिज की थी, वो भी अपने पिता के खिलाफ जाकर,
और जब वो अपने पिता से लड़कर विवेक से शादी कर सकती थी, तो फिर वो विवेक को तलाक देकर राजेश के साथ भी तो शादी कर सकती थी। फिर वो अलग से राजेश के साथ रिश्ता क्यों बनाए हुए थी? हमने विवेक से कहा कि हमें उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखनी है, जिस बात पर विवेक बहुत घबरा गया और कहने लगा कि सच्चाई वही है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप सब लोग वो सब देखें जो मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता। मैंने विवेक से कहा कि अगर तुम कानूनी जांच में अड़ंगा डालोगे तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। इस बात पर विवेक ने तुरंत ही उस फुटेज को हमें देने के लिए हामी भर दी। हम उसके घर गए, फिर उसने हमें उस फुटेज की कैसेट दी। वो कहने लगा लेकिन ये एक छोटा सा कैमरा था और इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा लंबी फुटेज नहीं होती है। हमने जब वो फुटेज देखी तो वाकई में अब तक जो बात विवेक ने कही थी वो सच साबित थी। अंजू और राजेश के बीच में गलत रिश्ते थे। उसमें साफ दिख रहा था कि पहले उन लोगों ने अपनी ख्वाहिश को पूरा किया, उसके बाद अंजू ने एक जूस राजेश को पिलाया, जिसे पीने के कुछ देर के बाद ही वो बेहोश हो गया। उसके बाद उसने अपने उस गार्ड को बालकनी से आवाज देकर अंदर बुलाया और फिर उसकी मदद से राजेश को उस रॉड पर टांग दिया। इसके बाद उसने गार्ड को वापस भेज दिया था। लेकिन फिर आगे जो हमने देखा उसे देखकर हम बुरी तरह से चौंक गए। अंजू ने अपने बेड के पास रखी हुई टेबल के ड्रॉर से मोबाइल निकाला और उसमें उसने कुछ बोला। वो करीब 5 मिनट तक बोलती रही और फिर उसने उस फोन को वहीं पास में रख दिया और फिर खुद को भी अंजाम तक पहुंचा दिया। आगे की फुटेज नहीं थी। जैसे ही हमने ये सब देखा, विवेक के तो होश उड़ चुके थे। उसे पसीना आने लगा। हमने कहा कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि अंजू के पास मोबाइल नहीं था। इस पर विवेक कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी के चरित्र पर दाग नहीं लगने देना चाहता था, इसीलिए तो मैंने इतना सब कुछ किया था। और अगर उसका मोबाइल आप लोगों के हाथ लग जाता तब तो उसकी करतूतों का सारा चिट्ठा आपके सामने खुल जाता, क्योंकि वो घंटों राजेश से फोन पर बातें करती थी और उसके फोन में भी उन लोगों की काफी सारी ऐसी तस्वीरें थीं जिन्हें देखकर कोई भी शर्मसार हो जाए। इसीलिए मैंने आपसे झूठ बोला और उस फोन को पूरी तरह से खत्म करके नदी में फेंक दिया। मैंने विवेक के गाल पर खींचकर एक तमाचा मारा। मैंने कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है और इसका अंजाम अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। सबूत को मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए तुम्हें जायज सजा अब मिलकर ही रहेगी। विवेक को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि विवेक इस जुर्म में शामिल नहीं था, इसलिए उसे कोई लंबी सजा नहीं होने वाली थी। लेकिन हाँ, उसने सबूत को मिटाया था और पुलिस को गुमराह किया था। यही उसका गुनाह था। केस सॉल्व हो चुका था। रविंदर को भी पकड़ लिया गया था। रामू भी इस वक्त जेल में था, क्योंकि उसने भी विवेक की मदद की थी। सीनियर इंस्पेक्टर बहुत खुश थे कि मैंने काफी जल्दी इस केस को सॉल्व कर लिया था। विवेक ने हालांकि जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था, लेकिन अगर एक इंसान के नजरिए से देखा जाए तो उसने ये सब कुछ भावनाओं में आकर छुपाया, क्योंकि वो तो अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता था और बस उसकी इज्जत पर कोई आंच न आए, इसीलिए उसने इतना सब कुछ किया। जिस नदी में विवेक ने मोबाइल फोन को फेंका था, वहां हमने काफी दिन तक जाल डलवाया, लेकिन वो मोबाइल फोन हमारे हाथ ना लग सका। सारी बातें साफ हो चुकी थी, इसीलिए बार बार यही कहा जा रहा था कि अगर वो फोन नहीं भी मिलता है तो भी जो हकीकत है वो यही रहेगी। लेकिन मुझे हर हाल में ये जानना था कि अंजू ने अपने मरने से पहले आखिर क्या कहा था। जूनियर इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा कि मैडम, मरने से पहले आखिर व्यक्ति क्या कहेगा? वो अपने गुनाहों को कबूल करेगा। और क्या अंजू ने भी अपने पति से अपने किए हुए गुनाहों की माफी मांगी होगी और कहा होगा कि वो उसे छोड़कर इस दुनिया से जा रही है? मैंने कहा कि हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे ये जानना ही है कि आखिर अंजू ने क्या कहा था। और अब इसका बस सिर्फ एक ही रास्ता था कि हम किसी लिप रीडर को बुलाएं, लेकिन शहर में कोई भी प्रोफेशनल लिप रीडर मौजूद ही नहीं था। और दूसरे शहर से जब तक हमने एक लिप रीडर को बुलवाया तब तक अगले ही दिन सुनवाई का टाइम आ चुका था। लेकिन खैर, मुझे अब बहुत ज्यादा टेंशन नहीं थी। लिप रीडर ने ध्यान से उस रिकॉर्डिंग को कम से कम 20 से 25 बार देखा और फिर उन्होंने एक एक शब्द को कागज पर लिख दिया। अंजू ने जो कुछ भी बोला था, जब उसकी पूरी बात लिप रीडर ने कागज पर लिख दी तो उन्होंने मुझे वो कागज पढ़ने के लिए दिया
और जब मैंने वो कागज पढ़ा तो केस पूरी तरह से पलट चुका था। मेरे तो जैसे पैरों तले जमीन ही निकल गई थी, क्योंकि ऐसा तो कभी कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। मैं तुरंत ही भागती हुई कोर्ट पहुंची। जज साहब विवेक को और बाकी के लोगों को सजा सुनाने ही वाले थे और ये साबित होने वाला था कि इस केस का असली मुजरिम अंजू है। लेकिन मैंने तुरंत ही जाकर जज के सामने उस कागज को पेश किया, जिसे पढ़कर उनके भी होश उड़ चुके थे। विवेक आंखें फाड़े कभी मुझे तो कभी जज साहब को देख रहा था। जज साहब ने कहा कि तुम वाकई एक बहुत बड़े शातिर अपराधी हो। कोई सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी पत्नी को इस अंजाम तक पहुंचाने में तुम्हारा हाथ हो सकता है। ये सुनकर विवेक समझ चुका था कि अब सारी हकीकत सबके सामने आ गई है। जज साहब ने उस कागज में लिखा हुआ एक एक शब्द सभी को पढ़कर सुनाया। उसमें लिखा था, विवेक, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुमने मेरे कमरे में हिडन कैमरा लगाया हुआ है। ये बात मुझे मेरे वफादार गार्ड ने बता दी है और इसके बाद तुम सीसीटीवी फुटेज जरूर देखोगे, और इसीलिए मैं अपनी ये वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ताकि तुम मेरा मोबाइल चेक करो और मेरी आवाज़ सुन सको और जान सको कि मैंने आखिर ये सब क्यों किया। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी हरकतों के बारे में नहीं जानती, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर भगवान ने मेरे अंदर एक कमी डाली तो उसने मुझ में ढेर सारी क्वालिटीज़ भी डाली थी, जिससे मैं किसी भी इंसान को बिना देखे पहचानने का हुनर भी रखती थी। अगर मुझसे जीवन में कभी कोई गलती हुई होगी तो वो तुम्हारी धोखेबाजी को समझने में हुई। मैं तुम्हारे धोखे को तुम्हारी मोहब्बत समझ बैठी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही मुझे पता चल गया था कि तुम्हारी असलियत क्या है। जब तुमने अपने दोस्त को अपनी जगह मेरे पास कमरे में भेजा था, उसने बिल्कुल तुम्हारे जैसे कपड़े पहने थे, तुम्हारा ही परफ्यूम लगाया था, लेकिन जो नेचुरल खुशबू तुम्हारे शरीर से आती थी वो तुम्हारे दोस्त के शरीर से नहीं आ रही थी। और मैं जान गई थी कि मेरे साथ कमरे में तुम नहीं बल्कि कोई और है। पहली रात तो मैंने तुम्हारे दोस्त को बेहोशी की दवा दी थी और इस तरह से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं था। और फिर तो मैं हर रात ऐसा ही करने लगी थी, सिर्फ ये सोचकर कि एक न एक दिन तो तुम्हें मेरी मोहब्बत की कदर जरूर होगी। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपना बिजनेस सब कुछ अपनी मर्जी से तुम्हारे हवाले किया था। अब मैं तुम्हारे सुधरने का इंतजार कर रही थी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ तुम्हारी तरफ से मेरी उम्मीद खत्म होने लगी थी। तुम्हारा दोस्त जब भी तुम्हारी जगह कमरे में आता तो उसकी चुभती हुई नज़र मुझे खुद पर बहुत बुरी महसूस होती थी। कई बार नींद की बेहोशी में जाने से पहले उसने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, लेकिन मैं बहाने से खुद को उससे दूर रखती थी। लेकिन मेरा दिल तुम्हारी तरफ से पूरी तरह से टूट गया था। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। तुम्हें मेरी मोहब्बत का कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मुझे लगता था कि तुम मुझे छोड़कर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हो, लेकिन फिर मुझे मेरे कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स ने इस बारे में बताया कि तुम तो कोठे पर जाते हो और वहाँ कोठे वालियों के चक्कर में पड़े हो। इसके बाद मुझे मेरे वकील ने बताया कि तुम धीरे धीरे मेरी प्रॉपर्टी और मेरे पापा का सारा बिजनेस और दौलत भी अपने नाम पर कराना चाहते हो। अब तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने खुलकर आ गई थी, इसीलिए अब तुम्हें माफ कर पाना मेरे लिए नामुमकिन था। तुमने हर तरह से मेरे भरोसे को तोड़ दिया था, इसीलिए मैंने तुम्हें सजा देने का फैसला किया है, क्योंकि मैं तुम जैसे मतलबी और घटिया इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करती थी, पर तुम्हारे बिना जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। इसीलिए मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं मर जाऊं। मैंने आज की रात जानबूझकर तुम्हारे दोस्त के साथ रिश्ता बनाया, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम ये फुटेज जरूर देखोगे और फिर मुझे तुम्हारे दोस्त के साथ बदला भी तो लेना था, जो मेरे अंधेपन का फायदा उठाना चाहता था। इसीलिए मैंने उसे वही नींद की दवाई दी और गार्ड के साथ मिलकर उसे लटका दिया। और अब खुद को भी अंजाम पहुंचाने से पहले मैं मोबाइल में तुम्हारे लिए वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़कर जा रही हूँ, ताकि तुम्हें ये मैं भी बता दूं कि मैंने सारा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी और ये बंगला एक ट्रस्ट के नाम कर दिया है, जो अनाथ बच्चों को सहारा देता है, ताकि तुम्हारे हाथ कुछ भी ना आए। और जिस लालच की वजह से तुमने मेरे साथ शादी की थी और तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो, तुम्हें एहसास हो कि तुम जिस तरह से खाली हाथ आए थे उसी तरह से खाली हाथ रह जाओगे।
तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं भी सब छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि जब मेरे पास मेरा प्यार ही नहीं रहा, तो अब मेरे पास जीने की कोई वजह भी नहीं बची। और मेरे जाने के बाद तुम्हारे पास भी कुछ नहीं रहेगा, सिवाय अधूरी ख्वाहिशों के। और इस बात का तुम्हें पछतावा सारी जिंदगी रहेगा कि तुमने मेरे साथ बेवफाई आखिर क्यों की। अगर दुनिया वाले तुम्हें सजा नहीं दे पाए, तो भगवान तुम्हें सजा जरूर देगा। तुमने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ दौलत की वजह से चाहा। तुमने मेरी मोहब्बत कभी देखी ही नहीं। और अब जाते जाते मैं ये सवाल भी छोड़ कर जा रही हूँ कि तुम दुनिया वालों को क्या बताओगे कि क्यों मैं और तुम्हारा दोस्त रात को एक ही कमरे में थे, और कैसे हम दोनों की जान गई। तुम इन सवालों के जवाब ढूंढते रह जाओगे और पुलिस को भी कुछ नहीं बता सकोगे। मरकर मुझे तो सुकून मिल जाएगा, लेकिन जीते जी तुम्हें कभी सुकून नहीं मिल सकेगा। अगर तुम ये फुटेज पुलिस को दिखाओगे, तो फिर वो तुमसे वॉइस रिकॉर्डिंग भी मांगेगी, और फिर मैंने इस रिकॉर्डिंग में जो भी कहा है, उससे तुम ही मुजरिम ठहराए जाओगे। मैं इस तरह से दुनिया से जा रही हूँ कि तुम्हें फरार होने का भी कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तुम अब सारी जिंदगी मुझे भूल नहीं पाओगे और कभी किसी को धोखा नहीं दोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें इस काबिल छोड़ा ही नहीं है। अब किसी गैर औरत पर नजर उठाते हुए तुम्हें शर्म आया करेगी, और तुम्हें आज का वक्त याद आएगा। वाकई अंजू की कही हुई हर बात सच थी। अंजू का पूरा नोट सुनने के बाद विवेक फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, मैंने अपनी अच्छी खासी जिंदगी को खुद ही अपने हाथों से बर्बाद कर लिया। आज मैं सबको सब कुछ सच सच बताता हूँ। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से आता हूँ। मेरे पिता के देहांत के बाद मेरी 3 बहनों की शादी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी, और मुझे ही घर का खर्चा भी चलाना था। मैं शहर नौकरी ढूंढने के लिए आया, और मुझे अंजू के पिता की कंपनी में नौकरी मिल गई थी। मैंने वहाँ बहुत मेहनत से काम किया, ताकि मुझे जल्द से जल्द प्रमोशन मिले, क्योंकि मैं दिन रात अमीर बनने के सपने देखता था। उस कंपनी में काम करते हुए मेरा भी दिल चाहने लगा कि मैं भी एक ऐसी ही बड़ी सी कंपनी का मालिक बन जाऊं, लेकिन मुझे इसका कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। और फिर उसी दौरान जब अंजू अपने पिता की कंपनी में कुछ समय के लिए काम करने के लिए आई, तो उसे सारा काम समझाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई। उस वक्त मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि अगर मैं अंजू को अपने प्यार के जाल में फंसा लूं, तो अपने आप ही बैठे बिठाए ये सारी धन दौलत मेरी हो जाएगी, क्योंकि अंजू एक तो अंधी थी, और दूसरा अपने पिता की इकलौती बेटी थी। उसके आगे पीछे और कोई भी नहीं था। और अगर मैं बॉस की अंधी बेटी से शादी करूंगा, तो उन पर भी उल्टा ये एहसान हो जाएगा। यही सब सोचकर मैंने अंजू को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाया, और उसे ये पूरा यकीन दिला दिया कि मैं एक बहुत ही नेक इंसान हूँ। वो मेरे जाल में फंस चुकी थी। उसने जब अपने पिता के सामने मुझसे शादी करने की इच्छा जाहिर की, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन अंजू अपनी बात पर अड़ी रही, और फिर एक पिता को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा, और फिर हमारी शादी हो गई। मेरी शादी से मेरे घर वालों को भी कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि उन्हें भी मैंने रंगीन सपने दिखा दिए थे, और इसीलिए मेरी माँ ने मुझे घर जमाई बनकर रहने की इजाज़त दे दी थी। अंजू से शादी करके मेरी किस्मत खुल चुकी थी। मैंने अपनी तीनों बहनों की शादी भी बहुत ऊंचे ऊंचे खानदान में कर दी, और मेरी माँ भी ऐशो आराम में गांव में जिंदगी जीने लगी थी। कुछ ही समय के बाद मेरे ससुर का देहांत हो गया, और बस फिर तो मैं राजा बन चुका था। अब तो सारी धन दौलत पर मेरा राज था, मैं ही मालिक था। मैंने अंजू को भी यही समझाया कि वो आराम से घर बैठे, और सारी जिम्मेदारी मैं खुद उठा लूंगा। लेकिन अचानक मिली इतनी सारी धन दौलत ने मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब कर दिया था। मैं दिन रात क्लबों में पार्टियां करता, और कई लड़कियों से मेरे रिश्ते भी बन चुके थे। मेरी दोस्ती अब ऐसे ऐसे लोगों से हो गई जो अय्याशी में डूबे हुए थे। उनके साथ ही मैं कोठों पर जाने लगा। लेकिन इधर अंजू मुझसे सवाल पूछा करती थी। मैं उसके सवालों से तंग आ चुका था, लेकिन मैं उससे लड़ाई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उससे झगड़ने का मतलब था कि ऐशो आराम को अपने हाथ से जाने देना। उस वक्त मुझे कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। तभी मेरे गांव का मेरा एक दोस्त मुझसे काम की भीख मांगने लगा, और मैंने उस मौके का फायदा उठाया। मैंने उससे कहा कि तुम बिल्कुल मेरे ही जैसे कदकाठी के हो, तुम्हें हर रात मेरे जैसा बनकर ही मेरी पत्नी के पास जाना होगा, और उसके साथ रात बितानी होगी, ताकि मैं चैन से अपनी मनमर्जी कर सकूं। पहले तो वो इस काम के लिए नहीं माना,
लेकिन जब मैंने उसे बहुत ऊंची रकम दी तब वो काम करने को तैयार हो गया। शुरुआत में मुझे डर लगा, लेकिन पहली रात अंजू ने राजेश को पहचाना ही नहीं और फिर तो मैं बहुत खुश हो गया कि मेरा प्लान कामयाब हो गया था। अब राजेश हर रात मेरा रूप धारण करके अंजू के साथ रुकता था, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं डर लगा रहता था। इसीलिए मैंने एक हिडन कैमरा बेडरूम में लगा दिया, ताकि मैं कहीं भी बैठकर अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग को देखकर ये तसल्ली कर सकूं कि अंजू को कोई भी शक नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंजू पहले से ही सब कुछ जानती थी, पर वो बेचारी तो सिर्फ मेरी मोहब्बत की खातिर चुप थी, ताकि एक दिन मैं खुद अपनी गलती का एहसास करूं और उसके पास वापस लौट जाऊं। पर मैंने उसके सच्चे प्यार को कभी पहचाना ही नहीं, और फिर मेरी वजह से ही वो ये सब कुछ करने के लिए मजबूर हो गई। उस दिन जब मैंने अंजू और राजेश को ऐसी हालत में देखा और फुटेज देखी, तभी मैंने प्लान बनाया और रामू और रविंद्र को अपने साथ मिला लिया और खुद गहने और पैसे गायब करके ऐसे दिखाया कि यहाँ चोरी हुई है। पूरी सच्चाई सुनकर वहां बैठा हर इंसान सकते में था। कोई भी नहीं सोच सकता था कि उस बेचारी अंधी लड़की को अपनी हंसती खेलती दुनिया छोड़ने के लिए इस तरह से मजबूर भी किया जा सकता है। और इस सब में राजेश भी बलि का बकरा बन गया था। मैंने तुरंत ही अंजू के उस वकील को भी कोर्ट में पेश किया जो उसकी प्रॉपर्टी की देखरेख कर रहा था। उसने भी इस बात को कबूला कि विवेक ने उसे 5 करोड़ रुपए देने का लालच दिया, ताकि वो अंजू की आखिरी वसीयत को फाड़ कर फेंक दे और एक झूठी पावर ऑफ अटर्नी तैयार करे, जिसमें उसकी सारी प्रॉपर्टी का मालिक विवेक को बना दिया जाए। जो भी गुनाहगार थे उन्हें उनके किए की सजा कोर्ट दे चुका था। अब विवेक जेल में है और उसकी बूढ़ी माँ बेचारी अकेली गांव में रह रही है। उनका इकलौता सहारा उनका बेटा ही था, पर अब वो अपने किए की सजा भुगत रहा है। गलत रास्ते पर कदम रखने का अंजाम इंसान को भुगतना ही पड़ता है। विवेक ने दौलत के लालच में अपनी अच्छी खासी जिंदगी को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर लिया। उसे भगवान ने इतनी सारी दौलत दी, इतनी अच्छी पत्नी दी, लेकिन उसने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। उसने किसी की भी कदर नहीं की, और जो दौलत वैसे भी उसकी ही थी, लेकिन फिर भी उसकी गलत आदतों ने उसे जुर्म के रास्ते पर धकेल दिया। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ मेरी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आप सबके प्यार और सपोर्ट की मेरे चैनल को बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।